कौम गिरात की फतह का फौरी नतीजा ये निकला कि तमोजन का महाज ताकत पकड़ गया। खाना बदोशों के सरदारों का हमेशा ये रुझान होता कि बढ़ती हुई ताकत का साथ दे। इससे इनकी अपनी हिफाजत भी होती और ज़रा दौलत भी पैदा करने का मौका मिलता। गुस्से के आलम में मुग़ल ने ओंगहा को मलामत की। ए मेरे बाप, जब दुश्मन तेरा पीछा कर रहे थे तो क्या मैंने 4 बहादुरों को तेरी मदद के लिए ना भेजा? तू मेरे पास अंधे घोड़े पर सवार होकर आया। तेरे कपड़े फटे हुए थे और एक बेर के गोश्त के सिवा तेरे पास खाने को कुछ ना था। क्या मैंने अफराद से बेड़े और घोड़े तेरी नज़र नहीं की? गुजरे दिनों में तेरे आदमियों ने लड़ाई की, लूट का वो सामान अपने पास रख लिया जो कायदे के लिहाज से मेरा था। फिर ये सब सामान तेरे दुश्मनों ने तुझसे छीन लिया। मेरे बहादुरों ने फिर से इस सामान पर कब्जा करके इसे तेरे हवाले किया। फिर दरियाए क्रासों के किनारे हम दोनों ने कसम खाई कि हम फूट डालने वालों की चुगलियों को नहीं सुनेंगे, बल्कि कोई बात हो गई तो इसके मतलब मिलकर आपस में बातचीत कर लेंगे। मैंने ये कभी नहीं कहा मुझे कुछ हिस्सा मिला है। बैलगाड़ी का एक पहिया टूट जाता है तो बैल आगे नहीं बढ़ पाते। क्या मैं तेरे कब्र का एक पहिया नहीं? तू मुझसे किस लिए नाराज़ है? तू मुझ पर क्यों हमला? पैगाम में एक तरह की हकारत भी नज़र आ रही थी। ये मलामत एक ऐसे आदमी को की गई थी जो खुद पशो पेश के आलम में हो और ये अच्छी तरह ना समझ सकता हो कि वो आखिर चाहता क्या है। तगरल एक अंदर घोड़े पर सवारी कर रहा था, गैर मुतज़लज़ल इरादे के साथ। तमोजन ने इन हालातों में जो वो कुछ कर सकता था वो किया। करीब के कबीले को कासत दुराए। बहुत जल्द इसके अपने इलाके के हसान और इनके हमसाए मुग़ल सरदारों की सफ़ेद घोड़े की चमड़े वाली मसद के दाएं बाएं आके दीवानों हो गए। इनके लंबे लंबे बादाने मरसा कमर बंदों से बंधे हुए थे। इनकी पित्तल जैसे चेहरे जिन पर शिकने पड़ी हुई थी, यूरत की आग के धुएं में आगे की तरफ नुमाया घूर रहे थे। ये हानों की मजलिस से मशावरत थी और जीजन या बूढ़ी आंखों वालों में से हर एक ने बारी बारी बात की। इनमें से कई तमोजन के हाथों शिकस्त खा चुके थे। बात की तजवीज़ ये थी कि किरात की अतायत कर ली जाए और ओंगहा और इसके बेटे को आका मान लिया जाए। जो ज़्यादा बहादुर थे उन्होंने जंग का नारा लगाया और तमोजन को आका बनाने की तजवीज़ की। इस दूसरी तजवीज़ जब तमोजन ने सरदारी का आसा कबूल किया तो साथ ही ऐलान किया कि सब कबीलों में इसके हुक्म की तमील हो और इसे हक होगा कि जिसको मुनासिब समझे सज़ा दे। शुरू से ही मैं तुमसे कहता आया हूँ कि 3 दरियाओं के दरमियान की ज़मीनों का एक ही आका होना चाहिए। ये पहले तुम्हारी समझ में नहीं आया। अब जब कि तुम्हें डर लगा हुआ है कि ओंगहा तुमसे भी वही सलूक करेगा जो उसने मेरे साथ किया, तूने मुझे अपना सरदार इंतखाब कर लिया। मैंने तुम्हें कैदी औरतें, यूरत और रेवर अता किए। अब मैं तुम्हारे लिए ज़मीनों और अपने अब्बाओ जदाद के बनाए हुए कायदे की हिफाजत करूँगा। जारों में गोभी का सारा इलाका 2 हरीफ जमातों में बट गया। जिले बेगाल के मशरिक में रहने वाले लोग मगरबी हलीफों के मुकाबले के लिए कमर बस्ता होने लगे। इस मरतबा तमोजन मैदान में पहले आया। वादियों में बर्फ़ पिघलने से पहले अपने नए हलीफों के साथ चुपचाप इसने ओंगहा के हैमे की जानिब पेशकदमी शुरू की। दास्तान में इन हाना बदोशों की चालाकी की बड़ी दिलचस्प झलक नज़र आती है। तमोजन ने दुश्मनों की सफ़ों में पहले एक मुग़ल को भेजा कि वह तमोजन की बदसलूकी की शिकायत करे और यह इतला दे कि मुग़लों का लश्कर भी हैमागाह से बहुत फासले पर है। किरात ने, जो इसे ज़्यादा ज़ुदो यकीन ना थे, कई सवारों को इस मुग़ल जंगजू के साथ भेजा कि इधर उधर खोज लगा कर देखो कि वाक़या क्या है। अकेला मुग़ल जंगजू जो इनके साथ था और जिसकी नज़र बड़ी चुकन्नी थी, इसने किरात की हैमागाह के पास ही तमोजन के कबीलों का परचम इस टीले की दूसरी जानिब देखा जिस पर इधर से वो खुद चल रहा था। इसे मालूम था कि इसके निगरान बड़े अच्छे घोड़ों पर सवार हैं और अगर कहीं इन्होंने परचम को देख लिया तो अपने घोड़ों को सर पर डरा के साफ बच निकलेंगे। इसलिए वो घोड़े से उतर पड़ा और अपने घोड़े को देखना शुरू किया। जब इन लोगों ने पूछा कि क्या कर रहे हो तो उसने कहा, इस सामने पत्थर आ गया है। जितनी देर
ज़ेर मुग़ल ने अपने घोड़े के सम से फर्जी पत्थर निकालने में लगाई। इतनी देर में तमोजन का हर अव्वल दस्ता टीले की चोटी पर पहुंच गया और किरात को कैद कर लिया। ओंगहा की हैमागाह पर हमला शुरू हुआ और बड़ी तरह लड़ाई हो गई। शाम होते होते किरात को शिकस्त हुई। ओंगहा और इसका बेटा दोनों जख्मी हो गए भाग निकले। तमोजन अपने घोड़ों पर सवार मुफ्ता हैमागाह में दाखिल हुआ और किरात की दौलत अपने आदमियों के हवाले की। घोड़ों की जीनें जिन पर रंगीन रेशम और सुरख नरम चमड़ा बिछा हुआ था, पतली बड़ी अच्छी स्कील की होल तलवारें, चांदी की रिकाबें और सागर, ये चीज़ें इसके अपने काम की नहीं थीं। ओंगहा का हैमा जिसका अस्तरा जीन अतलस का था, इसने पूरे का पूरा इन दो चराहों को बख्श दिया, जिन्होंने इस पहली रात को कोहे चिप्ता के करीब इसे किरात की यूरश की अतः ने किरात लश्कर के क्लब को घेर लिया और इनसे वादा किया कि अगर वह हथियार डाल दें तो इनकी जान बख्श दी जाएगी। जिस तरह तुम अपने आका की मुलाजमत में लड़े बहादुरों के शान शान था, अब तुम मेरे आदमी बनो और मेरे लश्कर में शामिल हो जाओ। बाकी मांदा किरात इसके परचम तले आ गए और इसने इनके शहर किरातौर की तरफ पेशकदमी की, जो सहरा में वाक़या था। कुछ अरसे बाद इसका रिश्ता का भाई चकोमा भी पकड़ लिया गया और इसके सामने लाया गया। किस तरह के सलूक की तवक्को है पेश के जमोका ने जवाब दिया, वही सलूक जो मैं तेरे साथ करता। अगर मैंने तुझे गिरफ्तार किया होता तो आहिस्ता आहिस्ता अजाब की मौत देता। इसका मतलब था अजाब की वो मौत जो चैन के लोग इस तरह देते थे कि यके बार डिगरे जिस्म के सब अज़ा काट दिए जाते। पहले दिन चंगीलियाँ का एक पूरा काट के पहले दिन टांग को काटा जाता और इसके बाद रोज़ाना एक एक जोर के हिसाब से अज़ा काट दिए जाते। इसमें कोई शक नहीं कि बोरचीजन की औलाद में जुर्रत की कमी नहीं थी। तमोजन ने बहरहाल अपनी कौम की रस्म की पाबंदी की, जिसके लिहाज से किसी आइमी नस्ब सरदार का खून बहाने की मुमकिन इजाज़त नहीं। इसने हुक्म दिया कि चकोमा को रेशम के फंदे से फांसी दे दी जाए और बारिश मोरों के दरमियान दबा जो इस लड़ाई में अपनी मर्जी के खिलाफ शरीक हुआ था, नाउमीदी के आलम में अपने इलाके से बाहर भाग निकला और एक तुर्क कबीले के दो जंगजुओं ने इसका काम तमाम कर दिया। दास्तान बयान करती है कि इसका कासा सरचांदी से मरसा किया गया और इस सरदार के हमे में बड़ी इज्जत से रखा गया। इसका बेटा भी इस हालत में मारा गया। कोई और हनाबदोश सरदार होता तो इस फतह के बाद मुतमिन हो जाता। हनाबदोशों की फतह का अंजाम हमेशा ये होता कि माले गनीमत लूट को जमा, फिर बेकारियाँ बेजारी, फिर आपस के झगड़े और आवारा गर्दों के दरमियान बच्चों सल्तनत की तकसीम। लेकिन तमोजन की तमीर दूसरी तरह के नासिर से होती थी। अब इसकी सल्तनत का मरकज़ किरात का इलाका था, जो ज़मीन की काश्त करते थे और शहरों की तमीर करते थे। इनके शहरगारे और फोन्स की शहरगारे और फोनस के ही सही, मगर ये मुस्तकिल अकामत के मकामात थे। इसने पूरी कोशिश की कि किरात को इसी तरह आबाद और खुश रखे और फिर ज़रा भी किए बगैर इसने अपने लश्करों को नई फतूहात के लिए आगे बढ़ाया। इसने अपने बेटों से कहा, काम की खूबी ये है कि इसे तमाम को पहचाना जाए। गोभी पर कब्ज़ा करने वाली जंग के बाद 3 साल के अंदर अंदर इसके आजमादा कारसवार मगरबी तुर्कों और निमानियों और एगोरों की वादियों में घुस आए। इन लोगों का तमन आला पैमाने का था। वो ओंगहा के दुश्मन थे और इसका इम्कान था कि तमोजन के मुकाबले के लिए वो बाहम इकट्ठे हो जाएं। लेकिन तमोजन ने अंदाज़ा करने का मौका ही ना दिया कि इन पर क्या मुसीबत पड़ने वाली है। शुमाल के सफ़ेद बर्फ़ पोश पहाड़ों के सिलसिले से लेकर जनूब में वादिय चीन की पूरी लंबाई तक बेशबनी और हतीन के पुराने शहरों के दरमियान इसके अफसर गोरों को सरपट दुराते। यहाँ मार्को पोलो ने तमोजन के मतलब एक फ़िक्रा लिखा है। जब वो कोई सूबा फतह करता तो वहाँ के बशिंदों या इनकी जायदाद को नुकसान ना पहुँचाता।
सिर्फ ये करता कि इनके दरमियान अपने कुछ लोगों को आबाद कर देता और बाकियों को साथ लेके और सूबों को फतह करने के लिए आगे बढ़ जाता। जब लोगों को अंदाज़ा हुआ कि इनकी हिफाजत कितनी अच्छी तरह करते हैं और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इनको पता चला कि वो कितना शरीफ सरदार है। दिलो जान से वो इसके साथ हो जाते और वफादारी से इसकी खिदमत करते। और जब इसने इतना जमे कफीर इकट्ठा कर लिया जो मालूम होता है कि टिड्डी दिल की तरह सारी दुनिया पर छा जाएंगे, तब इसने दुनिया के बड़े बड़े हिस्से को फतह करने का फैसला कर लिया। दरअसल इसके पुराने दुश्मनों के नस्ब इतने अच्छे ना थे। जब वो किसी दुश्मन कबीले की जंगी ताकत को तोड़ना चाहता तो ये मंगोल हुक्मरान ख़ानदान के तमाम आदमियों का ताक़ब करता और इन्हें मौत के घाट उतार देता। दुश्मन कबीले के लड़ने वाले मर्द और वफादार कबीलों में लड़ाई के लिए तकसीम कर दिए जाते। जो औरतें ज़्यादा हसीन होती वो जंगजुओं की बीवियाँ बन जाती, बाकी औरतें लुंडियाँ बन जाती। मुग़ल माएँ आवारागर्द बच्चों को पालती और शिकस्त खुर्दा कबीले की चरागाहें और इसके रेवर नए मालिकों के तस्वर में आ जाते। अभी तक तमोजन की ज़िंदगी की तश्कील इसके दुश्मनों ने की थी। मुसीबत ने इसके जिस्म को ताकत बख्श दी थी, इसे बेड़ियों की सी फरासत अता की थी कि वो जबली तौर पर बिल्कुल ठीक अमल करता। अब वो इतना ताकतवर हो गया था कि इसकी मर्ज़ी के मुताबिक फतवाहत का सिलसिला शुरू करे और इन लोगों की शिकस्त के बाद जो हथियारों से इसका मुकाबला करते थे वो बाकी मानदा लोगों से मेहरबानी का सलूक करता। अब वो दुनिया के नए इलाकों में दाखिल हो रहा था जहाँ से बड़े पुराने काफिलों के रास्ते गुजरते थे और जहाँ वस्त एशिया के शहर आबाद थे। इसके दिल में बड़ा तजस्सुस पैदा हुआ। इसने देखा कि इसके कैदियों में बहुत से ऐसे बुलंदोबाल और खुशपोश आदमी हैं जो सिपाही नहीं। इसे पता चला कि इल्म फाजल हैं, इनमें बाज़ हिकमत और नजूम के माहिर हैं, बाज़ तबीब हैं और बाज़ जड़ी बूटियों के इस्तेमाल का अच्छा इस्तेमाल जानते हैं और औरतों की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इसके पास एक एगोरी शख्स लाया गया जो शिकस्त खुर्दा सरदार की मुलाजमत कर चुका था और वो अब भी सोने के अजीब जेवर को बड़ी हिफाजत से अपने पंजे में लिए हुए था। मुग़ल ने इससे पूछा, तो इस तरह जेवर की हिफाजत क्यों करता है? इस शख्स ने, जो शख्स खुर्दा सरदार का वफादार और वज़ीर था, जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि जब तक वो ज़िंदा है जिसने ये मेरे सुपुर्द किया है, मैं इसकी हिफाजत करता रहूँ। खान ने इकबाल किया, तो वफादार नौकर है, मगर वो तो मर चुका और इसकी सारी ज़मीन, सारी मलकियत अब मेरे कब्ज़े में है। मुझे बता कि यूरोल किस चीज़ का निशान है और किस काम का है। जब मेरा आका चांदी या गला इकट्ठा करता था तो ये काम अपनी रियाया के कुछ लोगों को सुपुर्द कर देता। इस मोहर से इसके अहकामात पर निशानी लगाई जाती ताकि ये मालूम हो कि यह दरअसल शाही फरमान है। तमोजन ने हुक्म दिया कि इसके लिए भी फ़ौरन एक मोहर बनाई जाए और सबसे जेड की एक मोहर तैयार की गई। इसने कैदी एगोर को माफ़ कर दिया, अपने दरबार में इसे ओहदा दिया और हुक्म दिया कि इसके लड़कों को एगोरी ज़बान में लिखना पढ़ना सिखाए। एगोरी दरअसल एक तरह की शामी ज़बान थी जो गिलबाग किसी ज़माने में नस्तूरी राहिबों ने इस इलाके में सिखाई होगी। अब ये राही खप चुके होंगे, लेकिन सबसे बड़ा इनाम इसके बहादुरों को मिला जिन्होंने किसी शदीद मुसीबत में हाँ की मदद की थी। उन्हें तरह का लक़ब दिया गया और इसका मर्तबा औरों से ऊंचा करार दिया गया। इस बात की इजाज़त थी कि बेतकलीफ जब चाहें शाही शामियाने में चले आएँ। हर जंग में लूट के हिस्सों में इनका हक होगा कि पहले जो हिस्सा वो चाहें ले ले और इन्हें हर तरह के हराज से माफ़ी दी जाएगी। इससे भी बढ़कर ये कि इनकी कोई खता समझी ना जाती, मौत की सज़ा इनको नहीं मिलती। जो ज़मीनें वो चाहते इन्हें बख्श दी जाती और 9 पिश्तों तक इनकी औलादों को भी यही हकूक़ बख्शे गए। इसके हाना बदोशों की बड़ी आरज़ू ये थी कि तरहानों में से किसी की नौकरी करें। फतूहात और 3 साल तक नए इलाकों में तंगो ताज़ा ने इनके हौसले बढ़ा दिए थे। सिर्फ मुग़ल हाँ का डर एक हद तक इन्हें रोक के रखता, लेकिन इस फतह की शख्सियत के एतराफ़ सारे एशिया के बघेरे सारे तुर्क और मुग़ल जंगजू जो समंदर और तियान शान के सिलसिला कोह के दरमियान रहते थे और तियान शान के पहाड़ों में कराहताई के इलाके पर कोशलोक की हुकूमत थी।
कुछ अरसे के लिए कबीलों की बाहमी रकाबतें बुलाई जा चुकी थी। शैतान परस्त शमान, बुद्ध मत वाले, मुसलमान, नस्तूरी, ईसाई सब भाइयों की तरह बैठे हालात का इंतज़ार कर रहे थे। इस वक्त जो पेश आया अजीब ना था। जो पेश आया ये था कि मुग़ल हाँ अपने अबाउजदाद की हदूद से बहुत ऊंचा होकर उठा और सर बुलंद हुआ। इसने खानों की मजलिस में मुशावरत तलब की कि वो एशिया बुलंद की तमाम कौमों पर हुकूमत करने के लिए एक फ़र्दो वाहद एक शहनशाह का इंतखाब करे। इसने इन्हें समझाया कि वो अपनों में से एक ऐसे आदमी का इंतखाब करे जिसकी हुकूमत को सब तस्लीम करे। कुदरती तौर पर गुज़िश्ता 3 साल के वाक़यात के बाद कुरैताई ने तमोजन का ही इंतखाब किया। इसके अलावा कुरैताई ने यह भी तय किया कि इसे एक मौजूद खिताब दिया जाए। मजलिस में एक पेशन